हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ वॉक थ्रू फायर और हमने क्या जाना है कि एक प्रोफेसर या राव हैं जिन्होंने एक अद्भुत करतब दिखाया। और क्या किया उन्होंने? अपने गले के सहारे उन्होंने पूरी लोहे की एक जो रॉड थी उसको मोड़ दिया, है ना। अब आगे क्या हुआ जाने, चलो करते हैं इस चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत। अदर फीट्स फॉलोड, और इस करतब के बाद बाकी जो करतब थे वो भी हुए। बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वॉज अनफर्गेटेबल, लेकिन उस प्रोफेसर का जो वो क्लोजिंग एक्ट था यानी कि जो अंतिम करतब था वो अनफर्गेटेबल था, अविस्मरणीय था। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, the welfare officer announced that on his insistence the professor had signed a document to the effect that if anything happened to him the British army could in no way be held responsible। तो बच्चों, इससे पहले कि प्रोफेसर उस जो एक्ट था यानी कि वो जो करतब था उसको परफॉर्म करते, उसको आप प्रदर्शन करते, उससे पहले वेलफेयर ऑफिसर ने ये घोषणा की कि ऑन हिज इंसिस्टेंस की उसके आग्रह पर प्रोफेसर हैड साइंड अ डॉक्यूमेंट, प्रोफेसर ने हस्ताक्षर किए हैं एक दस्तावेज पे, टू द इफेक्ट, इस बात के लिए दैट इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, कि अगर प्रोफेसर को कुछ भी हो जाता है, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो जो ब्रिटिश आर्मी है ना वो किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगी। इट वॉज ओनली on these terms that the professor was allowed to perform his closing act। और केवल यही वो बात थी जिसके ऊपर क्या किया गया था, प्रोफेसर को आज्ञा दी गई थी कि वो परफॉर्म करे अपना वो अंतिम करतब। तो बच्चों, अंतिम करतब क्या था जानेंगे हम। पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे मीनिंग फीट्स। फीट्स का मतलब है करतब, क्लोजिंग एक्ट यानी कि अंतिम करतब, अनफर्गेटेबल मतलब अविस्मरणीय, परफॉर्म्ड मतलब प्रदर्शन किया, अनाउंस्ड यानी घोषणा की, इंसिस्टेंस मतलब आग्रह, साइंड मतलब हस्ताक्षर किया, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, हैपेंड मतलब हुआ और रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, अलाउड मतलब अनुमति मिली या अनुमति दी, परफॉर्म्ड मतलब प्रदर्शन करना। A 5-ton army truck was then driven into the center of the circle formed by the audience। तो बच्चों, जो ऑडियंस थी, जो दर्शक थी, उन्होंने क्या किया था, एक गोला बना लिया था। उस गोले के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में एक 5 टन का आर्मी ट्रक लाया गया, which was the only stage the professor used। और वो जो मध्य का जो हिस्सा था ना वो केवल एकमात्र स्टेज था जो प्रोफेसर यूज कर रहे थे। He lay down under the truck so that his chest was in line with one of the rear wheels, and an old railway sleeper was placed alongside his chest to form a crude ramp which the truck could be driven। तो बच्चों, प्रोफेसर ने क्या किया, देखिए समझिए। प्रोफेसर जो थे उस ट्रक के क्या कर गए, उस ट्रक के बिल्कुल एक टायर के पीछे के सामने नीचे लेट गए और एक पुराना रेलवे का जो स्लीपर था यानी कि भाई एक पुराना रेलवे का जो बेड था वो रखा गया अलोंग साइड हिज चेस्ट, उनकी छाती के पास, ताकि एक अपरिष्कृत सा रैंप, एक ढलान बनाई जाए जिसके ऊपर से वो ट्रक गुजर सके। यानी कि भाई यहाँ पे ट्रक है, इसके एक टायर के सामने लेट गए हैं वो प्रोफेसर, और उन प्रोफेसर के आगे ऊपर क्या कर दिया भाई, एक रेलवे का स्लीपर का एक बेड लगा दिया गया जिसके ऊपर से क्या जाता, ट्रक निकलता। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या शब्द हैं। सबसे पहला है सेंटर मतलब मध्य, ऑडियंस मतलब दर्शक, अलोंग साइड मतलब के पास, क्रूड यानी अपरिष्कृत, रैंप यानी कि ढलान। The truck was then driven quickly forwards so that the rear wheel went up the railway sleeper and across the professor's chest। अब वो जो ट्रक था ना बच्चों, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया ताकि वो जो रियर व्हील है ना वो उस स्लीपर रेलवे स्लीपर के ऊपर से होते हुए प्रोफेसर के चेस्ट पर से होते हुए गुजरे।
एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट। ये बहुत ज़्यादा कैसा था, सिंपल था, बहुत सरल था और उतना ही अपरिष्कृत था। The back of the truck incidentally contained as many men as could possibly crowd in it. और वो जो ट्रक का जो पिछला हिस्सा था वो इंसिडेंटली उसके अंदर यानी संयोग से उस ट्रक के पिछले हिस्से में उतने ज़्यादा आदमी भरे हुए थे जो कि पॉसिबली आ सकते थे। क्राउड का मतलब वैसे होता है भीड़, पर यहाँ पे मतलब है कि इतने सारे लोग जो सब भरे जा सकते थे ट्रक के पिछले हिस्से में, वो सब लोग वहाँ पे ट्रक में पीछे मौजूद थे। There was another Indian with the professor and his troop who took no part in the strongman acts but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. तो बच्चों उस प्रोफेसर के साथ में और उस मंडली के साथ में एक और व्यक्ति था, एक और भारतीय था जो कि इस तरह के कर्तव्यों में हिस्सा नहीं ले रहा था। पर वो जो व्यक्ति था ना, वो अपना समय व्यतीत कर रहा था पूरा का पूरा खोदते हुए एक शैलो, एक कम गहरा ट्रेंच यानी खाई लगभग 10 फीट लंबी एंड 2 और 3 फीट वाइड और 2 से 3 फीट चौड़ी। अब क्या कर रहा है वो व्यक्ति खाई खोद के? बच्चों ये भी एक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य अभी जानेंगे, पहले मीनिंग रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है क्विकली। क्विकली मतलब तेजी से, फॉरवर्ड्स यानी कि आगे, सिंपल मतलब सरल, इंसिडेंटली मतलब संयोग से, पॉसिबली मतलब संभव हो सकना, क्राउड मतलब सिपाही या फिर लोग। अब भाई एक और मतलब होता है ना भीड़, पर यहाँ पे जो मतलब इस्तेमाल होगा बच्चों, क्योंकि वो एक आर्मी कैंप के अंदर वो पूरी मंडली आई थी, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर कि भाई वो लोग सिपाही थे, है ना। फिर है ट्रूप मतलब मंडली। By the time the professor had finished his act, पर जिस समय पर प्रोफेसर ने समाप्त किया अपना वो कर्तव्य, the trench had been filled with red hot coals from the cook house. तब वो जो खाई थी ना, उसको भी तब तक भर दिया गया था एकदम तपते हुए कोयलों से, कुक हाउस से लेकर। There was no funny business about this fire ट्रेंच ईदर। अब इसके बारे में ये जो आग वाली जो खाई खोदी गई थी ना, ये भी कोई मजाकिया वाली बात नहीं थी। We gathered around it and the heat from it was intense. हम सब उस खाई के आसपास इकट्ठे हुए और वो जो गर्माहट आ रही थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, यानी कि वो गर्माहट बहुत ज़्यादा अधिक थी। This Indian, rather an elderly gentleman, ये जो भारतीय था जो कि क्या था, एक बुजुर्ग सज्जन थे। Then stood at one end of the trench. तब वो जो सज्जन थे वो उस ट्रेंच के एक तरफ खड़े हो गए। Splashed water from a nearby bucket over his bare feet. और उन्होंने छिड़का पानी अपने पास रखी हुई एक बाल्टी से अपने उन नंगे पैरों पर। And then proceeded to walk over the red hot coals along the whole length of the ट्रेंच। और तब उस बुजुर्ग ने क्या किया, वो बुजुर्ग आगे बढ़े उस तपते हुए लाल कोयलों पर चलने के लिए उस पूरी ट्रेंच की लेंथ तक, यानी कि वो जो खाई जितनी पूरी लंबी थी ना, उस पूरी लंबी खाई पर उन्होंने लाल उन जलते हुए कोयलों पे चलने के लिए वो आगे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है इंटायर मतलब पूरा, फिर है डिगिंग यानी कि खोदते हुए, शैलो मतलब कम गहरा, ट्रेंच यानी खाई, फिनिश्ड मतलब समाप्त किया, गैदर्ड मतलब एकत्रित हुआ या फिर एकत्रित हुए, इंटेंस मतलब अत्यधिक और एल्डरली मतलब बुजुर्ग। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल। अब ये जिस प्रकार से वो बुजुर्ग उस कोयलों पर चलने वाले थे वो एक अविश्वसनीय नज़ारा था। We could see the low flames from the red hot coals. हम देख सकते थे वो जो छोटी छोटी लौ थी ना उन एकदम जलते हुए कोयलों की, वो क्या कर रही थी, licking around his bare feet. वो जो लौ थी वो चिपक रही थी उनके नंगे पैरों पर। As he slowly walked to the end of the trench. जब वो धीरे धीरे चल रहे थे उस ट्रेंच को पार करते हुए।
When he reached it, जब वो उस खाई के दूसरे सिरे पर पहुँचे, as if not satisfied, और जिस प्रकार से भाई इस प्रकार से वो पहुँचे जैसे कि वो satisfied नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, he turned around and walked back the same way. वो मुड़े और इसी प्रकार से वापस आए. He then squatted down on the ground. उसके बाद वो जो बुजुर्ग थे वो घुटनों के बल बैठ गए जमीन पर. अब क्या किया उन्होंने घुटनों के बल बैठ के, देखिए अभी देखते हैं. पहले क्या करेंगे, मीनिंग्स रिवाइज करेंगे. तो बच्चों सबसे पहला है स्प्लैश्ड. स्प्लैश्ड मतलब छिड़का. नियर बाय मतलब समीप या फिर नज़दीक. बकेट यानी बाल्टी. प्रोसीडेड मतलब आगे गया. इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय. स्पेक्टेकल यानी नज़ारा. लिकिंग मतलब चिपटती हुई. बेयर मतलब नंगा. स्लोली मतलब धीरे धीरे. और सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट. जेस्चर टू हिज फीट. अब वो जो व्यक्ति थे, वो जो बुजुर्ग थे, वो नीचे बैठे घुटनों के बल और फिर उन्होंने इशारा किया अपने पैरों की तरफ. एंड इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम. और फिर उस बुजुर्ग ने हमें क्या किया, आमंत्रित किया उन पैरों को इंस्पेक्ट करने के लिए, उन पैरों का निरीक्षण करने के लिए. वी डिड, हमने ऐसा ही किया. एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज अ ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन. और उनके पैरों पर एक छाला तक नहीं दिखाई दे रहा था. I had pushed forward through the crowd to get a closer look at this amazing character's feet. मैंने क्या किया था, मैं धक्का देके आगे बढ़ गया था उस भीड़ से नज़दीक से देखने के लिए उस अमेजिंग कैरेक्टर के, उस आश्चर्यजनक व्यक्ति के पैरों को. एंड एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, और जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास में बैठा नीचे, आई फेल्ट समथिंग थर्स्ट ऑन माई हैंड. मैंने क्या महसूस किया, मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ में कुछ धकेला गया है. क्या धकेला गया है बच्चों, जानेंगे. पहले करेंगे हम मीनिंग्स का रिवाइज. देखिए सबसे पहला है स्क्वाटेड. स्क्वाटेड मतलब घुटनों के बल बैठा. जेस्चर्ड यानी कि इशारा किया. इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित किया. इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण किया. ब्लिस्टर यानी छाला. क्राउड मतलब भीड़. अमेजिंग यानी कि आश्चर्यजनक. नेल्ट डाउन मतलब नीचे बैठा. थ्रस्ट मतलब धकेलना. इट वॉज अ हैंकरचीफ, और वो जो मेरे हाथ में धकेला गया था ना, वो था एक रुमाल. एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, और तब मैंने उस बुजुर्ग को क्या किया बच्चों, पहचाना. He had looked at me once briefly. उस बुजुर्ग ने मुझे एक बार देखा briefly, कुछ समय के लिए ही. As he passed the handkerchief to me, जब उस बुजुर्ग ने मुझे पकड़ाया रुमाल. But when I went to speak to him, he looked away again. लेकिन जब मैं उस बुजुर्ग से बात करने के लिए गया तो उन्होंने मुंह फेर लिया. So I kept my mouth shut. इसी कारण से मैंने अपना मुंह बंद रखा. If he wanted to pretend that he didn't understand English, then that was all right to me. अगर वो बुजुर्ग ये ढोंग करना चाहते थे कि उनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, तो मैं इसके लिए बिल्कुल क्या था, बिल्कुल ओके था. Obviously, it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. और ये बिल्कुल क्या था बच्चों, स्पष्ट रूप से जाहिर था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सुनकर जो कमेंट्स हो रहे थे, जो टिप्पणियाँ की जा रही थी उनके लिए. ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, प्रशंसा करने वाली भीड़ के द्वारा जो कि एकत्रित हुई थी उनके पास. मतलब बुजुर्ग को क्या अच्छा लग रहा था कि भाई उनकी प्रशंसा की जा रही है, सराहना की जा रही है उस भीड़ के द्वारा. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए. सबसे पहला है रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचाना. फिर है ब्रीफली मतलब कुछ समय. प्रिटेंड मतलब ढोंग करना. ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से. और अम्यूज्ड मतलब खुश हुआ. The professor had by now recovered from his encounter with the 5-ton truck. अब ये जो प्रोफेसर थे वो अब तक क्या हो गए थे, रिकवर हो गए थे, यानी कि ठीक हो गए थे. From his encounter with the 5-ton truck, अपने सामना करने के बाद उस 5 टन ट्रक से. मतलब भाई वो जो सामना किया था ना प्रोफेसर ने, उनके ऊपर से ट्रक गुजर गया था 5 टन का, उससे अब प्रोफेसर ठीक हो गए थे. एंड ही केम ओवर टू से इन हॉल्टिंग इंग्लिश, और वो उधर आ गए जहाँ पे अब उस बुजुर्ग ने करतब दिखाया था, और वो ये बोलने आए थे अपनी हॉल्टिंग रुकती हुई है ना अंग्रेज़ी में
that the fire walker would take a volunteer with him across the fire trench. कि ये जो फायर वॉकर है ना, यानी आग पर चलने वाले ये जो बुजुर्ग हैं, वो अपने साथ एक स्वेच्छा से आगे आने वाले व्यक्ति को लेके जाएंगे उस फायर ट्रेंच को पार करने के लिए, आग की खाई को पार करने के लिए. This of course produced a big laugh. और इस बात ने क्या किया, बहुत ज़्यादा हंसी उत्पन्न कर दी, यानी कि जो आसपास भीड़ थी वो सब हंसने लगे. But I didn't join in. पर मैं उस हंसी में शामिल नहीं हुआ. I knew then that I was going across the fire trench. मैं ये जानता था कि मैं उस आग की खाई को पार करने वाला हूँ. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए. सबसे पहला है admiring, मतलब प्रशंसा करने वाला. Gathered मतलब एकत्रित हुआ. Recovered मतलब ठीक हो गया. Encounter यानी कि सामना. Halting मतलब रुकती हुई. और fire trench मतलब आग की खाई. Although the very thought of it made me go ice cold with fear. अभी मुझे ये तो पता था कि भाई मैं उस आग की खाई को पार करूँगा, पर ये जो विचार था ना, इस विचार ने ही मुझे आइस कोल्ड कर दिया, यानी कि इस विचार के कारण ही मैं ठंडा पड़ गया, फियर के कारण, भय के कारण. तो बच्चों दोनों मीनिंग्स देख लेते हैं. पहला है आइस कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा, फियर मतलब भय. अब बच्चों लेखक किस प्रकार से उस आग की खाई को पार करेगा जानेंगे हम अगले वीडियो में. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.